नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ स्टूडियो में प्रशांत भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको शो के बारे में बता दें कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें सवाल पूछे। हमारा नंबर है 9167329108। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं SMS के जरिए, कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए फेसबुक, ट्विटर हैंडल से भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आज हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं। हमारे साथ हैं स्वास्तिका के गिरीश सोदानी जी और शेर खान के जतिन गेड़िया जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार दिख रहा है। निफ्टी आज अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। 45 अंक ऊपर है, फिलहाल 20,150 के आसपास, रिकॉर्ड के बेहद करीब है निफ्टी। और सेंसेक्स की बात करें तो 67,675 के आसपास 150 अंकों की तेजी यहां पर दिख रही है। निफ्टी बैंक में 100 अंकों की तेजी है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो बजाज ऑटो यानी ऑटो शेयरों से यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। हीरो मोटो 2.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स करीब 2.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। HCL टेक में तेजी है, आयशर में तेजी है, यानी IT और ऑटो कुल मिला के यहां पर अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। दबाव कहां से आ रहा है तो एशियन पेंट्स जहां पर 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। टाटा स्टील में 1% तक की गिरावट है। HUL पर दबाव दिख रहा है। हालांकि जो दबाव वाले शेयर्स है वो आज कम है। तेल गैस FMCG शेयरों पर दबाव है, लेकिन IT और ऑटो ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। गिरीश जी, सबसे पहले इंडेक्स पे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है? 20,150 के आसपास है। यहां से कितनी और तेजी की उम्मीद आपको लग रही है या मुनाफा घर ले जाना चाहिए जो भी इंडेक्स ट्रेडर है उनको? देखिए, इंडेक्स को लेके तो मुनाफा घर ही लेके जाना चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है कि एटलीस्ट अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि 20,150 से ऊपर का एक लेवल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। जो और एक और इम्पोर्टेंट टिकर जो है वो 20,210 का है। तो कहीं पे भी ये दो लेवल हमको बहुत नजर में रखने हैं, बट इतनी तेजी के बाद में थोड़ा सा मुनाफा बुक करना तो डेफिनेटली बनता है। बिल्कुल, तो इतनी तेजी के बाद जो पार्शियल प्रॉफिट है वो जरूर करें। चलिए एक बार दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजेंद्र हैं, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। कर्नाटक में कहां से हैं आप? पहले तो ये बताइए और पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं कर्नाटक का कलबुर्गी से हूँ जी। मैं शेयर खरीदा हूँ IRCTC का 400 एट 732.99 मीन्स 733 रुपीज। इसका क्या हाल है, क्या है, थोड़ा बता दीजिए ना सर। ठीक है, ठीक है। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं IRCTC में, चूंकि काफ़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा तो उसकी वजह से इस वक्त नुकसान इनको होता हुआ। चलिए इस पर हम एक राय ले लेते हैं। जतिन जी बताएं, क्या करना चाहिए? IRCTC में 733 पे एंट्री ली है इन्होंने। देखिए, IRCTC की अगर जो मैं बात करूं तो रिसेंटली एक हमें डिप देखने जरूर मिला है। अराउंड द लेवल्स ऑफ 680 के आसपास हमें जो डिप आया है वहां पे 20 डे एवरेज का सपोर्ट है। तो उनकी जो बाइंग प्राइस है अराउंड 733 है। मेरे को लगता है वो शायद आने में थोड़ा उनको समय लग जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर में देख पा रहा हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव है। और ये जो रिसेंट हमें करेक्शन मिल रहा है वो उसने अपने रिसेंट के जो सपोर्ट्स है वहां पे सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा है। तो अगर जो उनका होल्ड करने का नजरिया है तो डेफिनेटली उनका जो भाव है वो पिछले अगले 2 से 3 हफ्तों में आना चाहिए। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि होल्ड करके चलना चाहिए। 733 का प्राइस जो है वो डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म उनको मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये भी हुए आपके लिए IRCTC में। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप यहां पर होल्ड करके ही जा सकते हैं, ये सलाह है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जय कुमार है कोलकाता से। इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा है। टाटा पावर के 1000 शेयर है 249 रुपए के भाव पर, फायदा हो रहा है, 265 के ऊपर भाव है। एक अच्छी तेजी भी यहां पर देखने को मिली है। क्या करना चाहिए गिरीश जी? यहां से किस तरह की चाल टाटा पावर की लग रही है आपको? देखिए, ऑलरेडी काफी एक्सपांशन मोड पे टाटा पावर चल रहा है। रिसेंटली आप ही के शो में बात भी हो रही थी टाटा पावर्स के एक स्टॉक का, एक एनालिसिस भी हमने करा था। तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एक्सपांशन मोड पे चल रही है। 3-3.25 मेगावाट्स के ऑलरेडी प्लांट और इनके सोलर प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में रिसेंटली इंस्टॉल भी हो रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर चार्ट्स पे भी बात करी जाए तो 233-240 का एक सपोर्ट लेवल है यहाँ से।
उससे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मेरा सपोर्ट जोन यहाँ से 230 का आ जाएगा, 230 के एक स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 275 से लेकर 310 तक का एक टारगेट है अगले 3 से 4 महीने के टाइम में। बिल्कुल, तो यहां पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव आता हुआ गिरीश जी की तरफ से। अगले हमारे दर्शक जी सिंह हैं पुणे महाराष्ट्र से। जी सिंह साहब गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। जी सिंह, आपको आवाज मिल रही है? गुड मॉर्निंग सर। जी जी, पूछें अपना सवाल। मेरा CDSL मेरे पास से 84 शेयर है सर, और ये मैंने लिया था 1150 के रेट पे अराउंड 1 ईयर बैक। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये इसका क्या फ्यूचर है, और वेट करूं या मतलब आई एम इन्वेस्टर, लॉन्ग आई कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 1 साल से आपने यहां पर अपनी पोजीशन बना के रखी है। फिलहाल आपके भाव से ऊपर ही है ये स्टॉक का, और अच्छे लेवल पे एंट्री है। CDSL पे एक राय लेते हैं। गिरीश जी, आप ही बताएं, CDSL में आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आगे का नजरिया चाहते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो इनके 100 रुपए लेवल यहाँ आज से 100 रुपए लेवल पे नीचे है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो डीमैट अकाउंट्स की हमारे पास जो नए नंबर्स आते हैं, वो नए नंबर्स हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीबन 12 से 13% बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस को काफी फायदा होने वाला है इस चीज के अंदर। तो CDSL के अंदर बने रहें। यहाँ से 1550 से लेकर 1700 तक का एक लेवल है जो मुझे 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए दिखाई देता है। एंड अगर ये 1 साल का टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं तो 1200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्ड रहते हैं। ओके, होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह से डीमैट की ग्रोथ शहर दर शहर, छोटे शहरों में जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उसका फायदा आने वाले समय में CDSL को मिलेगा। और एक इस तरह का कह सकते हैं कि 2 कंपनियां हैं, तो एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस भी है, तो आराम से इसे आप होल्ड कर सकते हैं। गिरीश जी की सलाह है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। देवांग है अहमदाबाद से। देवांग जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास अदानी पावर के 2000 शेयर पड़े हैं 30 रुपए के भाव से। ये मैंने कमाल और धमाल, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे गया, प्रॉफिट ऑल टाइम पे गया, स्टॉक री रेट हुआ है, नंबर ऑफ हाई सेटिस्फैक्शन लेवल पर एक नई उन्होंने सीमा को छुआ है। और अगर यूनो की मैं बात करूं तो एकदम कमाल हो गया है। मगर क्या ये कमाल और धमाल आने वाले सालों में चलेगा? त्योहार का समय आने वाला, जिसे हम अंग्रेजी में फेस्टिवल सीजन बोलते हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भेंट दे सकता है? सस्ता होम लोन, सस्ता कार लोन, इन सब बातों को आगे बढ़ाते हैं दिनेश खारा साहब के साथ। खारा साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले बात करते हैं मिलियंस एंड करोड़ ऑफ बोरोवर्स। क्या SBI इस बार कोई दिवाली पर, दशहरा पर कोई तोहफा दे सकता है? हमने आपके बार अभी ऑलरेडी होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है 8.50, और साथ ही साथ हम सब बोलते हैं कि ज्यादा खाता साहब कम करिए, और साथ ही साथ हमने कोई प्रोसेसिंग फी नहीं दे रहे, तो इसलिए जो है कार लोन, होम लोन किसी में भी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। तो इसलिए हमने ऑलरेडी फेस्टिवल के माहौल को देखते हुए अपने ग्राहकों के लिए ये कुछ उपलब्धियां दी हैं। इस बार फेस्टिवल सीजन आपको कैसा लग रहा है? पिछले साल से अच्छा रहेगा, ढीला रहेगा? मेरी आशा पिछले साल से फेस्टिवल सीजन अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल फिर भी थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट था। इस साल तो वो कोविड का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कारण से फेस्टिवल सीजन में बहुत उमंग होनी चाहिए, और उस उमंग के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल भी काफी अच्छा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। SBI ग्रो कर रहा है और ऐसी बेस पर ग्रो कर रहा है, जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल सी बात है। मगर क्या 3-4 साल तक आपको लगता है हायर बेस पर SBI डबल डिजिट पे ग्रो कर सकता है? हम लोगों ने जब हम ग्रो कर रहे हैं तो साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा है कि जो बैंक के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इस लायक बनाए जाएं कि वो आने वाली ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। इस कारण से मेरे को पूरी आशा है कि हम आने वाले दिनों में भी इस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे, और हमारे प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट्स, उनके प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट रेट और उनमें जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि जो है हमारे ग्राहकों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट इजीली मिल पाए और इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे अपने जिस भी चैनल से वो अवेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, उसको अवेल कर सकें। ये हमारी एक कोशिश है।
खरा साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, मगर जब मैं दोबारा इस सवाल पूछ रहा था मेरे जहन में एक अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय हो गया, वो भी बड़े हो चुके हैं। एक इतना बड़ा जो बैंक बना है उसका सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, इकोनॉमी भी हमारी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके लिए उसमें अब बैंकों के ग्रो करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि हाँ, बड़ा बैंक आने से एक सपोर्ट मिलेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए। बैंकिंग एक क्षेत्र है जिसके अंदर हम कभी वॉर नहीं देखते हैं। हमने टेलीकॉम में वॉर देखी, हमने एफएमसीजी सेक्टर में वॉर देखी, हम कार में वॉर देखते हैं, मगर बैंकिंग में हमने कभी देखा नहीं कि भाई मार्केट शेयर गेन को लेकर के कोई रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग होती है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कोलैबोरेशन पर चलता है और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए और एक अच्छा अंडरराइटिंग करने के लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए। हम लोग पूरे इकोसिस्टम में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसको यूज करते हैं फॉर डिसाइडिंग फॉर द लैंडिंग डिसीजंस। और उसी तरह से भारतवर्ष में अभी भी कंसोर्शियम का एक प्रचलन है। बड़ा लोन अगर होगा तो वो कंसोर्शियम में होगा या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में होगा। तो उस कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट का एक फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेशन पर ही रहता है। हम लोग compete करते हैं, बैंक्स compete करते हैं, बट हम लोग compete भी करते हैं और कोलैबोरेट भी करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल रहता है। एक खास प्रश्न होम लोन के ऊपर, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का पेग हो गया है। अब एचडीएफसी बैंक लोन देगा, उनकी लायबिलिटी कॉस्ट अलग है, उनका नेटवर्क अलग है। क्या आपको लगता है कि एचएफसी या होम लोन के अंदर वॉर हो सकता है? बिकॉज मैं वॉर वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, मगर एसबीआई ने 3-4 साल पहले इस क्षेत्र के अंदर एक नयापन इंट्रोड्यूस करा था, काफी अट्रैक्टिव रेट्स इंट्रोड्यूस करी थी। क्या वॉर हो सकता है एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद? देखिए, ऐसा कि हमने ये तो हमें ज्ञात था कि एचडीएफसी बैंक का विलय होगा, तो हमने पिछले साल में 150 से अधिक सीपीसीज हमने क्रिएट की थी। अब प्रिपेयर्ड थे हम लोगों ने उसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दी थी और 150 सीपीसीज हमारी जो है पूरे भारतवर्ष में और ऐड कर दी थी। युद्ध की तैयारी नहीं, युद्ध की तैयारी नहीं, लेकिन हाँ, अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम रहे, ये हमारी एक कोशिश थी। तो इसलिए हमने वो काम शुरू से पहले से ही आरंभ कर दिया था। और मेरे को लगता है कि हम जो कंपटीशन है उसको फेस करने में काफ़ी सक्षम हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो अंडरराइटिंग है होम लोन का, वो तकरीबन 14% से ऊपर का अभी भी जो सोर्सिंग है उसमें इंक्रीज हुआ है। तो 2-3 सवाल खा रहा साहब, अगर मैं एसबीआई की जर्नी देखूं तो पिछले 3 साल के अंदर कई बड़े परिवर्तन आए हैं। आपकी टीम ने एक काफी ऐसी चेंजेस करे हैं जो कि डिफिकल्ट हैं। आरओए इंप्रूव करा गया है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के ऊपर हो चुका है। अगर मैं देखूं कॉस्ट टू इनकम रेशियो हर क्वार्टर में नीचे आ रहा है। तो एसबीआई के लिए अगला बड़ा ट्रिगर क्या रहेगा? अगला बड़ा ट्रिगर यही है कि हमें अपना जो निम है वो हम इस लेवल पर मेंटेन करें, जो कि एक अच्छा लेवल है। 3.45 से ऊपर अगर हम निम मेंटेन कर पाएंगे तो हमारा जो एबिलिटी टू प्लॉबैक प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हो जाता है। पिछले साल हमने 50,000 करोड़ के प्रॉफिट में से 40,000 करोड़ हमने प्लॉबैक किया था, और उससे पिछले साल में 32,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें 25,000 करोड़ हमने प्लॉबैक किया। तो हम इस तरह से प्लॉबैक कर जो है हम एसबीआई की बैलेंस शीट में जो ग्रोथ लीवर होना चाहिए वो हम क्रिएट कर रहे हैं। इस साल अगर हमारा प्रॉफिट और अच्छा होगा तो हम और भी ज्यादा प्लॉबैक करेंगे, जो कि हमारे को एक नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो दे देता है बैलेंस शीट में। तो उससे जो है आरओई और आरओए दोनों ही अच्छे होने वाले हैं। तो जहां पर एसबीआई भी है, मैथमेटिकली आरओए हो या आरओई हो, आपको लगता है कि इनके अंदर स्कोप टू इम्प्रूवमेंट अभी भी काफी है? देखिए, वो तो हमेशा कोशिश करनी ही चाहिए कि जो भी उसमें प्रोडक्टिविटी गेन लाकर इम्प्रूव करिए। हमारी कोशिश यही है कि हम इसमें प्रोडक्टिविटी गेन लाकर जो है इन क्रिटिकल पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट करें। खरा साहब, आखिरी सवाल, अगर मैं पिछले 3 सालों के हेडलाइन देखूं, हेडलाइन नंबर 1 एसबीआई रिकॉर्ड प्रॉफिट, हेडलाइन नंबर 2 दिनेश खरा हैज
turned the big ship around. Who says elephant cannot dance? काफी अच्छी हेडलाइंस है, एक प्रोत्साहन भी मिलता है, एक इनकरेजमेंट भी मिलता है। तो अभी कौन सी हेडलाइन है जो आप सुनना चाहेंगे? अगली बार जब 18 और स्वदेश आ रहे हैं तो आप हमसे सुनना चाहेंगे वो? हम ये जानना चाहेंगे, हम ये सुनना चाहेंगे कि स्टेट बैंक की अब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है अनअसेलेबल है। आपको लगता है वो? आप ही बता दें, हेडलाइन का वेट क्यों कर रहे हैं? हमारी कोशिश साहब आपने समय दिया, मुझे पता है आपके लिए बहुत एक बिजी मॉर्निंग है, आपने 18 सजेस्ट के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया। इलाहाबाद से अभी भी बने हुए देवांगी, पूछिए, आपका सवाल पूरा नहीं हो पाया था। जी सर। सर मेरी 2 क्वेरी थी। एक तो मेरे पास अदानी पावर के कोविड के बाद के 30 रुपए के 2000 शेयर पड़े और अभी भाव 380 है। क्या जबरदस्त फायदा हो रहा है सर आपको? बिल्कुल, थैंक यू सर। और दूसरा क्या, दूसरा शेयर कौन सा है आपको? HDFC बैंक के मेरे पास 500 शेयर पड़े हैं। जब HDFC बैंक का IPO आया था तब मैंने 100 शेयर खरीदे थे, उसके बाद डिविडेंड होके मेरे पास अभी 10 रुपए की वैल्यू समझो आ गई। ओके, मतलब आप समझ लीजिएगा कि डिविडेंड वगैरह लेके ये फ्री में ही होगी आपके तो स्टॉक ये HDFC। बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए आप बताइए आगे, के मुझे किसी और में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंटिन्यू इसको रखूं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब क्या करना चाहिए? गिरीश जी क्या सलाह देंगे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? ये HDFC IPO के टाइम से होल्ड कर रखा है, अदानी पावर कोविड के पहले के समय का खरीद है, 6 महीने में ही देखिए 88% की तेजी आ चुकी है अदानी पावर में, महीने भर में 36% की तेजी। इन दोनों शेयरों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या करना चाहिए? क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या बने रहे दोनों ही स्टॉक में? पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा लेवल हमने बाइंग लेवल देखा है, क्योंकि आई थिंक शायद जहां तक मुझे याद है ये बाइंग लेवल अभी तक तो मेरे पास किसी की तरफ से नहीं आया कि इस टाइप के कोई बाइंग लेवल हमारे पास आए हों। रही बात अब इनके होल्डिंग को लेके, तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर इनको पैसे की जरूरत नहीं है या इनको ऐसा नहीं लगता है कि किसी और शेयर में स्विच करना है तो रखे रहने दें। दोनों शेयर्स के फ्यूचर्स बहुत ब्राइट हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी एक्सपांशन मोड्स पर हैं दोनों स्टॉक्स। HDFC बैंक और HDFC का मर्जर की अपडेटेड ऑलरेडी है, ये पता ही है हमको। एंड HDFC बैंक की धीरे धीरे जो बुक्स हैं उनके फिजिकल प्रेजेंस है वो काफी तेजी से वो रिवाइज कर रहे हैं, तो HDFC बैंक में बने रहना चाहिए। पावर सेक्टर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे के पावर सेक्टर्स में काफी एक्सपांशन मोड चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफी प्रोग्रेसिवली काम कर रही है ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेके, तो दोनों स्टॉक्स में बने रहे। मेरा सजेशन तो नहीं होगा कि यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए, होल्ड करके रखें। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह नहीं मिलती हुई, यहां पर होल्ड करने की सलाह, आगे का नजरिया बेहतर। चलिए, शुभम हमारे अगले दर्शक हैं और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर जुड़े हैं। शुभम नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर। एक्चुअली मेरे पास टाटा स्टील के शेयर है 2850, मैंने 101.60 के भाव से खरीदे थे। ठीक है, तो कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया आपका? लॉन्ग टर्म के लिए है, और दूसरा है सर टाटा पावर भी है। ठीक है, टाटा पावर किस भाव पे लिया आपने? 233 के भाव से 233। ठीक है, टाटा पावर 233 के भाव पे और टाटा स्टील आपने 101 रुपए के लेवल पर लिया है। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए? टाटा स्टील पे 101 रुपए की खरीदारी है। टाटा स्टील का देखिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्शंस काफी इम्प्रोवाइज हुए हैं इनके। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टील एंड एल्यूमिनियम्स के प्राइसेस में भी काफी प्रोवाइजेशन आया है, एंड अब थोड़ा सा डेवलपमेंट आया चाइना एल्यूमिनियम सेक्टर से भी, तो थोड़ा सा प्रोजेक्शंस स्ट्रांगली रखना पड़ेगा। हालांकि अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो यहाँ से 110 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, इनके बाइंग लेवल से काफी ऊपर का स्टॉप लॉस है ये। एंड उसके बाद ये होल्डिंग टारगेट्स रख सकते हैं यहाँ से 155 से लेकर 160 तक के अगले 6 से 7 महीने के टाइम फ्रेम पे। और टाटा पावर पे मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ। टाटा पावर मुझे यही लगता है कि होल्ड करना चाहिए, एंड इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले बस टाटा पावर का, और पोजीशंस को होल्ड रहना है। तो ये टाटा पावर टाटा स्टील के लिए आपके लिए व्यू गिरीश जी की तरफ से। चलिए, लेकिन अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ मौजूद है फोन लाइन पर। स्नेहा जी बताइए क्या है आज ऑप्शंस में?
अगर हम ऑप्शंस में देखें तो मेरे लिए एक M&M फाइनेंस काउंटर काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है 272 274 के आसपास। उसके बाद एक अच्छी मूव दिखी है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है काफी समय से, बट मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ सकता है ऑन दी हायर साइड 307.5। ये एक रेजिस्टेंस है इमीडिएटली, बट जिस तरह के लास्ट 3 दिनों के मूव है मुझे लगता है कि इसमें और तेजी आ सकती है और जो रेजिस्टेंस है वो भी सरपास हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 305 की जो कॉल है वो बाय करें। 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे ही बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा अराउंड 4.75 और जो टारगेट रहेंगे दैट विल बी अराउंड 8.25। इसका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है एज पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंशन इज 5,000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 9,000। यानी M&M फाइनेंशियल्स करंट भाव जो एट द मनी स्ट्राइक की कॉल आपको खरीदनी है, 305 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 6 रुपए के आसपास और टारगेट है 8.25 रुपए का, स्टॉप लॉस है 4.75। तो टारगेट के हिसाब से आप देखिए तो फायदा जो दिख रहा है वो 9,000 का और जो स्टॉप लॉस के हिसाब से जो अधिकतम नुकसान है वो है 5,000 रुपए का। शुक्रिया स्नेहा जी, आपने वक्त निकाला, लेकिन ऑप्शन से जुड़े हुए जो भी रिस्क होते हैं बाजार में उसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। चलिए वक्त